हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। अपनी आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 5th को कंटिन्यू करेंगे। 4th हम ओवर कर चुके थे और आज से हम 5th स्टार्ट करेंगे बेसिकली। तो हमारा प्रीवियस जो चैप्टर था वो था चेंजेस इन डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। मतलब वहाँ पे हमने बात की थी रूरल सोसाइटी के बारे में। और यहाँ पे जो हमारा 5th चैप्टर है वो है चेंजेस इन डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या चेंज हो रहे थे, किस तरीके से ये जो इंडस्ट्री थी ये डेवलप हो रही थी। और बेसिकली हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री आपको पता है वी आर अंडर द कॉलोनियल रूल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कंसेप्ट चल रहा था, देखो इंडिया में इवॉल्व तो नहीं हुई है ये चीज़ें, बाहर से वेस्टर्न वर्ल्ड से इवॉल्व होके आई थी, तो कहीं ना कहीं वो हमने वहाँ से अडॉप्ट की चीज़ें। और उस टाइम पे वैसे भी हम ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, तो चीज़ें जो लाई जा रही थी बहुत सी, वो उनके थ्रू भी हम तक यहाँ पे पहुँच रही थी। मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, एजुकेशन में न्यू न्यू जो कंसेप्ट थे, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, ये सब उन्हीं की देन हम कह सकते हैं। उन्हीं से इन्फ्लुएंस होके ये सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की। अब हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी होते हैं, तो हमारे पास भी बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हम देख सकते हैं चीज़ों के। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें इवॉल्व कैसे हुई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख रहे हैं हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो एक वर्ड आ रहा है वो वर्ड आ रहा है इंडस्ट्री। तो हमें यहाँ पे ये वर्ड देखना है इंडस्ट्री क्या होता है। देखिए, अब इंडस्ट्री हमें पता है एक जगह है, एक प्लेस है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री हो गई वो प्लेस जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज किया जा रहा है। ये एक लैटिन वर्ड इंडस्ट्रिया से क्या किया गया है? डिराइव किया गया है। लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है इंडस्ट्रिया, जिसका मतलब डिलीजेंस या हार्डवर्क होता है। अब हमें पता है इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का काम हो रहा है, राइट? प्रोडक्शन का काम हो रहा है फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ये सब में। तो ये जो प्रोडक्शन होता है, जो वर्कर बेसिकली काम कर रहे हैं, तो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। चाहे अगर देखो लेबर के थ्रू आप काम करवाओ या मशीनरी के थ्रू करवाओ। अब मशीनरी के थ्रू जब हम काम करवा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब चीज़ें जब हुई तो मशीन्स ज़्यादा आने लगी, तो लेबर का कहीं ना कहीं रोल कम हो गया। जो लेबर पे इतना ज़्यादा वो प्रेशर था, वर्कलोड था कि सब कुछ लेबर को ही करना पड़ता था, वो चीज़ यहाँ पे कम भी हुई। पॉजिटिव भी है, देखो काम आसान हुआ, मॉडर्नाइज हो रहे हैं ये सब चीज़ें, वर्क सिंपलर हो गया, जल्दी काफ़ी काम हो जाता था। बट नेगेटिव भी है कि ह्यूमन बीइंग जो था, मतलब बहुत से लोगों का अगर सोशल इम्पैक्ट देखें तो बहुत से लोगों की यहाँ पे जॉब गई। एक मशीन इंस्टॉल करा ली, इसका मतलब ऑन एन एवरेज हम ले लें तो 3 से 4 लोगों का जो काम है वो मशीन आपको करके दे देगी, ठीक है? तो यहाँ पे उन लोगों की जॉब है, अर्निंग है, उस पर इम्पैक्ट पड़ा। तो दैट्स वाई बहुत से लोगों ने इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी किया था स्टार्टिंग में। तो अब हम देखें तो इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर और बिजनेसेस दैट प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक पर्टिकुलर काइंड के गुड्स या सर्विस बनाते हैं। लाइक मैं बात करूं तो देखो अलग अलग चीज़ों की इंडस्ट्री, जैसे मैं कह रही हूँ शू इंडस्ट्री। अब सारी इंडस्ट्री एक साथ कंबाइन तो नहीं करेंगे ना। शू इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, तो शू बनाने वाले जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितनी भी कंपनी है, बाटा हो गया, रिलैक्स हो, मतलब जो भी आपको पता है और भी, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे शू इंडस्ट्री के पार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, उन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो वो पूरी क्या बन जाती है? इंडस्ट्री एज अ होल हम कह सकते हैं। फिर इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है कि हाउ चेंज इन टेक्नोलॉजी और काइंड ऑफ वर्क चेंज सोशल रिलेशन इन इंडिया। मतलब किस तरीके से जो आपकी पर्टिकुलरली चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, जैसे मैंने अभी पूरा इतना एक्सप्लेन किया आपको, और लोग क्या काम कर रहे हैं, वो लोगों के यहाँ पे रिलेशन जो है वो डिफाइन करता है कि कैसे क्या आगे पूरे चैप्टर में बताएगा, ठीक है? कास्ट, किनशिप, नेटवर्क, जेंडर एंड रीजन जो है, ये कैसे हमारे काम को इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे जो भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग को इम्पैक्ट करते हैं। लाइक देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ एरिया में किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, वहीं दूसरे एरिया में उस चीज़ की डिमांड हो सकता है ना हो। जेंडर को लेके हम देखें तो कुछ वर्क ऐसे हैं जिस काम के लिए वुमेन मैन को जो है जितने पैसे दिए जा रहे हैं, वुमेन को जनरली उससे लेस जो है अमाउंट पे किया जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो सोशोलॉजिस्ट, देखो बेसिकली सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करेंगे, किसी टॉपिक पे स्टडी करेंगे, तो जनरली वो किस टाइप के क्वेश्चन अपने माइंड में रेस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि कौन क्या बना रहा है, हु प्रोड्यूसेस व्हाट, हु वर्क्स वेयर, सब इन सब चीज़ों पे ही स्टडी डिपेंड करती है, रिसर्च डिपेंड करती है। कौन क्या बना रहा है, कौन कहाँ काम कर रहा है, हु सेल्स टू होम एंड हाउ, कौन किसको क्या और कैसे बेच रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो सोशल पैटर्न्स जो हैं वो बताते हैं।
इन सब चीज़ों पे सोशल जो पैटर्न है, जो सोशल रिलेशन है, वो डिपेंड करते हैं। इसके बाद हम बात देखें तो इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स दे रहा है चीज़ों के आपको ना। इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सोशोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस इवॉल्व हो रहा था, तब बहुत से सोशोलॉजिस्ट जैसे कि कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर एंड एमिली डर्केम ने अपनी अपनी स्टडी के थ्रू इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने और समझाने की कोशिश की थी। अलग अलग चीज़ों के थ्रू अर्बनाइजेशन को डिस्कस करा इन्होंने, इन्होंने ये देखा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फेस टू फेस रिलेशनशिप जो है वो कम होती जा रही है। हमें नहीं पता, सीईओ को नहीं पता वर्कर कौन काम कर रहे हैं उसके यहाँ। एक कंपनी का स्ट्रक्चर मैं कई बार पहले ही बता चुकी हूँ, एक सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसके बाद जनरल मैनेजर काम कर रहे हैं, जनरल मैनेजर के नीचे अलग अलग प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, इनके नीचे भी अलग अलग वर्कर काम कर रहे हैं। तो सीईओ डोंट नो कि मेरी कंपनी में कौन सा वर्कर लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट सीईओ को सबके बारे में नहीं पता। बाय फेस वो वर्कर्स को थोड़ी जानता होगा, वो इनसे कॉन्टैक्ट में थोड़ी आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे फेस टू फेस रिलेशन की कमी होती है। वहीं रूरल एरिया में फेस टू फेस रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज आप जो भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक फार्म में वर्कर हो, तो लैंड ओनर से आपकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली जो है वो पॉसिबल रह पाती है। वहीं इंडस्ट्री के बाद ये चीज़ें इतनी नहीं हो पाती। तो ये इनकी पूरी रिसर्च थ्योरीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज़ हुई हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी और रिसर्च के थ्रू ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम का बंटना। जैसे मैंने अभी आपको ये स्ट्रक्चर समझाया, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। तो सीईओ जो टॉप लेवल पे बैठा है वो पर्सन सारे काम नहीं कर सकता। दैट्स वाई वो काम को क्या करता है, वो काम को डेलीगेट करता है, दूसरे लोगों को काम करने के लिए देता है। और हर चीज के लिए स्पेशलाइज पर्सन जो है वो हायर करने की कोशिश करता है कि जिसको जिस काम की परफेक्ट नॉलेज है हम उसको उस काम के लिए असाइन करें। ठीक है, तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट है, ये भी एक सोशली इम्पैक्ट देखे तो ये कंसेप्ट यहीं पे आता है कि जनरली जो लोग हैं या जो काम करवा रहे हैं, जो मैनेजर हैं या टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, वो कई बार अपने एंड रिजल्ट को देख भी नहीं पाते हैं। सीईओ जिसने प्लान एग्जीक्यूट करा, सब कुछ करा, हो सकता है वो प्रोडक्शन के बाद उस गुड्स को ऐसे देख नहीं पाएगा जाके फैक्ट्री साइड पे। उसके लिए ऑल्दो उसने डिफरेंट पर्सन अपॉइंट कर रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कोई प्रोडक्ट है जो असेंबल होके बनता है, राइट, अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह बनते हैं। अब मैंने किसी चीज़ के लिए नट बोल्ट्स प्रोवाइड करे हैं, कोई और जो है उसके लिए कुछ प्लास्टिक वगैरह का काम देख रहा है उसका, ठीक है, कोई डिज़ाइनिंग का काम देख रहा है। तो ये सब ने अपना अपना काम करके आगे पास ऑन कर दिया। अब एट लास्ट पूरा प्रोडक्ट रेडी होते टाइम, पूरा प्रोडक्ट जब रेडी हुआ, मार्केट तक गया, देन ही उस टाइम तो सारे लोग मिलकर उस प्रोडक्ट को नहीं देख पा रहे हैं ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि काम के बंटने की वजह से जो लोग हैं वो जनरली अपने काम का एंड रिजल्ट नहीं देख पाते हैं। जहाँ से अपने नट बोल्ट वगैरह लिए होंगे, बेसिक छोटे छोटे सप्लाईज लिए हैं, वो कहाँ ये चीज़ें प्रॉपरली देख पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे भी असेंबलिंग हो रही है वो लोग तो पूरा प्रोडक्ट या पूरी कार जो है वो देख रहे हैं, रेडी हुई है सामने। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर का एक छोटा सा कंसेप्ट था। बाकी होता क्या है, फायदे भी हैं, येस ऑफ कोर्स, स्पेशलाइजेशन है, काम बढ़ गया तो अच्छे से होगा, लोग अपने अपने हिसाब से टाइमली काम कर सकते हैं, बर्डन एक पे नहीं पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग जो यहाँ पे अभी डिस्कस की ही नहीं गई है। ठीक है, उसके अलावा एलिनिएशन का एक कंसेप्ट है। एलिनिएशन का जो कंसेप्ट है ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। इस कंसेप्ट में कुछ नहीं बोला। इस कंसेप्ट में ये बोला गया है कि जब लोग, जैसा आजकल बहुत ज़्यादा होता है, जब लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं क्योंकि कमाना है, वो काम कर रहे हैं क्योंकि 2 वक्त का खाना खाना है, वो काम कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। दैट मीन्स कि लोग अपने सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, दे आर नॉट एंजॉइंग देयर वर्क। आज के केस में हम देखें तो 90% केसेस में हर कोई दुखी है। ऑफिस का बर्डन, काम का बर्डन, स्कूल में टीचर परेशान है, ऑफिस में जाते हुए वर्कर के लिए बहुत सारे लोग, कहीं ना कहीं लोग बिजनेस में परेशान हैं। ठीक है, तो लोग, हो सकता है ये रीज़न बेसिकली होता है क्योंकि लोग अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ काम करा, आपने काम ज्वाइन कर लिया, बिकॉज यू नीड मनी ना, आपको सेटल होना है, ये सारा कंसेप्ट जो है ये एग्जिस्ट करता है। तो ये कंसेप्ट को कार्ल मार्क्स ने क्या नाम दिया था, एलिनिएशन का, कि व्हेन पीपल डू नॉट एंजॉय वर्क एंड सी इट एज समथिंग दे हैव टू डू इन ऑर्डर टू सर्वाइव। मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है, दैट्स वाई। अब एक टर्म यहाँ पे यूज की गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू इक्वालिटी। पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाए कि हाउ, एक्सप्लेन, कैसे आप कह रहे हो। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे अलग अलग एरिया में आज की डेट में आपको कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलता। पीपल आर नॉट टारगेटिंग ऑन द कास्ट सिस्टम। हम इंडस्ट्री में वर्कर्स को रख रहे हैं, लेबर को रख रहे हैं, हायर कर रहे हैं, तो वो चीज हो गई। तो वहां पे कास्ट सिस्टम जो है वो धीरे धीरे क्या होता हुआ, इलोप होता हुआ हमें दिख रहा है।
अब सोशल इनइक्वालिटी एंड इनकम इनइक्वालिटी जो है वो ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक है। सोशल इक्वालिटी का कंसेप्ट जो है और इनकम इक्वालिटी का कंसेप्ट है ये करता है ओवरलैप। अब कैसे इनइक्वालिटी का कंसेप्ट आता है, जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था ना कि कुछ काम के लिए जितना मैन को पे किया जा रहा है वुमेन को उससे लेस पे किया जाता है, तो ये काइंड ऑफ इनकम इनइक्वालिटी थी और ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। तो वुमेन को मैन से सेम वर्क के लिए, देखो वर्क डिफरेंट है तो कम पे कर रहे हो ज़्यादा पे कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट सिमिलर काम के लिए, क्योंकि ये कंसीडर करके चला जाता है कि जो मैन होते हैं वो ब्रेड अर्नर होते हैं, मैन जो होते हैं वो ब्रेड अर्नर होते हैं, मतलब रोटी बेसिकली कमा के लाने वाले, घर चलाने वाले। तो वुमेन को वो नहीं कंसीडर किया जाता, वुमेन को माना जाता है एज अ पार्ट टाइम, एज एक्स्ट्रा समथिंग, ये अर्न कर रहे हैं, समझ रहे होगे आप लोग। तो वो इनडायरेक्ट रीजन होता है जिस वजह से कई बार सेम काम के लिए वुमेन को कम पे ऑफर किया जाता है, उन्हें लगता है कि ये कम पे में भी एग्री हो जाएंगी काम करने के लिए। तो दैट्स हाउ द इनकम इनइक्वालिटी लीड्स टू सोशल इनइक्वालिटी, और ये एक तरीके से इंटरलिंक्ड देखने को मिलते हैं हमें। अब हम बात करते हैं, देखो कुछ बुक में यहाँ पे थोड़े से फैक्चुअल चीजें दी हैं वो देख रहे हैं। अर्ली सोशोलॉजिस्ट जो कहते थे, अर्ली सोशोलॉजिस्ट ने बात की थी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों की इंडस्ट्रियलाइजेशन की, क्योंकि पहले की सोसाइटी, पहले का टाइम, पहले का एरा डिफरेंट था। वो लोग देख रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे लोगों की जॉब भी जा रही हैं, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की। लेकिन मिड 20th सेंचुरी तक आते आते, 20वीं सदी के मध्यांतर तक, इन बिटवीन आते आते ये देखा गया कि मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। अब देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग, एक्सप्लोरेशन था, ग्लोबलाइजेशन थी, मॉडर्नाइजेशन आ गई थी, कंप्यूटराइजेशन आ गई थी, ये सब चीज़ें हो गई थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरी तरीके से एक पॉजिटिव फिनोमिना माना जाने लगा। और जिस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना स्ट्रॉन्ग, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर, वैसे अगर मैं बताऊँ, इंडिया में 3 सेक्टर है ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो जिस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना स्ट्रॉन्ग, प्रोडक्शन अच्छा, अर्निंग अच्छी, और कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो उतनी ही ज़्यादा रहती है। इसके अलावा अगर हम कंसेप्ट देखें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया की बात करें तो इसको लिंक किया गया है वेस्टर्न मॉडल से। देखो काफ़ी हद तक इंस्पायर हुई है, कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट भी है, तो नॉट कंप्लीटली 100% कॉपी पेस्ट किया गया है, बट इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू द वेस्टर्न मॉडल। अब ILO की बात करते हैं। एज पर ILO बात करें हम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था है जो लेबर के मैटर, लेबर्स को लेके सारी चीज़ें, लेबर को प्रॉब्लम ना हो, क्या वेज रेट को लेके इशू, वर्किंग आवर वगैरह, ये सब चीज़ों को लेके बनाई गई है, और इंटरनेशनल लेवल पे ये संस्था है। तो एज पर ILO, एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डेवलप कंट्री जो होती हैं, ठीक है, डेवलप कंट्री में जो मेजॉरिटी है वो सर्विस सेक्टर में काम कर रही है, मतलब जो भी डेवलप नेशन है वहाँ पे मेजॉरिटी लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। उसके बाद देन सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री, एंड देन एग्रीकल्चर में काफ़ी कम लोग होते हैं जो कि लेस देन 10% है। देखो 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखते हैं हम लोग इंडिया में 1999 से 2000 तक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 बेसिक सेक्टर है हमारे यहाँ। प्राइमरी जिसमें हम बात करते हैं एग्रीकल्चर जाता है, खेती वगैरह, सेकेंडरी जिसमें बात करें इंडस्ट्री जाती है, और टर्शरी जिसमें सर्विसेज जाती हैं, एजुकेशन वगैरह हो गया, रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सब सर्विस सेक्टर में जाता है, ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे यहाँ 60% पॉपुलेशन इंगेज थी। ये 1999 और 2000 की आपकी बुक की रिपोर्ट है। मैं ट्राई करूंगी कि बीच में एक बार जो ऐसे डेटा फैक्ट्स फिगर हैं एक क्लास रख लूँ और आपको कुछ रिसेंट की इन्फॉर्मेशन भी लिखवा दूंगी। अभी ये बुक वाली ही इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बुक में मेंशन है, क्लियर। मैं रिसेंट की इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को एक सेपरेट वीडियो में लिखवाऊंगी। तो 60% लोग प्राइमरी में इंगेज है, 17% सेकेंडरी में, एंड 23% टर्शरी में। लेकिन देखो एक बहुत ही दुविधा वाली बात है, 60% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो एग्रीकल्चर में बहुत कम है। इकोनॉमिक ग्रोथ एग्रीकल्चर में बहुत तेजी से कम हुई है, तो ये बहुत नेगेटिव चीज शो कर रहा है, ठीक है। और ये सब बात हम जानते हैं सब लोग ना, एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा लेकिन एग्रीकल्चर से आने वाला पैसा उतना ही कम, और इंडस्ट्री में तो हम उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब है ही नहीं चीज़ें। ऑल्दो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे प्लान चला रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन सब चीज़ों के लिए। आप एग्जांपल लिख सकते हो, मेक इन इंडिया कंसेप्ट है, मेक इन इंडिया कंसेप्ट चीज़ें चली हैं वो इसीलिए बनी है। इसके बाद अभी रिसेंट टाइम पे, कोरोना के टाइम पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम और लॉन्च किया जिसमें हमने बात की सेल्फ रिलायंस की, मतलब सेल्फ रिलायंस इज द इंग्लिश वर्ड, बट वो प्लान को किस नेम से लॉन्च किया गया है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के नाम से। तो ये इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये कुछ नहीं है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बट मैंने लिख दी है, ये याद बिल्कुल नहीं करनी, ऐसे पेपर में लिखनी भी नहीं होगी, कि 2006 और 7 के टाइम के अकॉर्डिंग जो है,
ठीक है, मतलब जो जिस टाइम पे 11th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा है, 11th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड डेटा दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या दिया है कि एग्रीकल्चर में 15.19%, माइनिंग एंड क्वारिंग में 0.61%, प्रोडक्शन में 13.33%, मैन्युफैक्चरिंग में 6.10%, ट्रेड होटल एंड रेस्टोरेंट में 13.18%, उसके बाद हमारे ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में 5.06%, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज में 8.97%, फाइनेंशियल इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट में 2.22% एंड आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर में 0.33%। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। इतना सारा डेटा इन्फॉर्मेशन देख के बिल्कुल नहीं डरना है, ये ना डेटा लिखना है, ना पूछा जाएगा डायरेक्टली, ना इसको प्रॉपर्ली मेंशन करना है। बस हाँ, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में पहले कितने इन्वॉल्व थे वो देख लेना, रिसेंट मैं लिखवा दूंगी। इफ़ अगर आप लोग कोई चेक कर ले तो भी प्लीज़ चेक करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, तो बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाएगी अगर करंट डेटा मिल जाए आपको, ठीक है। वैसे नेट पे अवेलेबल होगा सब कुछ, मैं ट्राई करूँगी एक क्लास में उस सबको आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। एंड डोंट वरी, देयर आर फ्यू स्टूडेंट जो टेंस हैं, 8 दिन 10 दिन बच्चे हैं, मतलब जो भी वट एवर टाइम इज़ लेफ्ट इन दिसंबर, तो कैसे चीज़ें होंगी, क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा कोर्स। जितना ख़त्म हो गया वो सब याद कर लिया है क्या? तो अगर नहीं करें तो उससे याद करो यार, जो 2-4 चैप्टर बचे हैं, दैट इज़ अप टू मी, कंप्लीट करवाऊंगी मैं, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।